सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 7 अगस्त सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ पे हमारे सामने कई राजनीतिक खबरें हैं जिन पे हम ना जाते हुए एक महत्वपूर्ण खबर पे जाएंगे। जो यूरोपीय जलवायु परिवर्तन सेवा कोपरनिकस ने कहा है तो 24 अरब से गर्म साल होने की संभावना। जनवरी अगस्त की अवधि के लिए वैश्विक तापमान 1951-2020 के औसत से 0.70 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। और यूरोपीय जलवायु परिवर्तन सेवा कोपरनिकस, ये बेसिकली इनका ना जो वेदर मॉनिटरिंग वगैरह सिस्टम है, शुक्रवार को कहा कि ये संभावना बढ़ती जा रही है कि 24 अब तक का सबसे गर्म वर्ष होगा। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज की नवीनतम जानकारी के अनुसार अगस्त महीना वैश्विक स्तर पर संयुक्त रूप से सबसे गर्म अगस्त था, जिसमें औसत सतही वायु तापमान 16.82 डिग्री सेल्सियस था, जो महीने के लिए 1991-2020 के औसत से 0.71 डिग्री सेल्सियस अधिक था। मतलब कि बहुत ज़्यादा गर्म रहा इस बार का हमारा साल और हमारा अगस्त महीना भी। इसी बहाने पता लगा कि यूरोपियन लोग और एजेंसियां कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विसेज को यूज़ करते हैं, जिसे हम C3S बोलते हैं। C3S, तो ये अब आप ध्यान रखिएगा, C3S क्या है, यूरोप का है ये। इससे वो मॉनिटरिंग करते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही फैक्ट्स मिलते हैं। बाकी अखबार का दिन पूरा करा करिए, हम तो सिर्फ एक क्विक विश्लेषण देते हैं चीज़ों को लेकर। हमसे भी कई खबरें छूट जाती हैं, मगर प्रयास रहता है कि हम बेहतर करें आपके लिए। आज लगता है हाईलाइट जो करा था वो मिस हो गया, किसी कारण से टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। शुरू करते हैं कल्प मेधा से, और आज शुरुआत कर रहे हैं कल्प मेधा। हम अपनी जीविका जो हमें मिलता है उसे चलाते हैं, लेकिन हम दान देकर किसी की ज़िंदगी बनाते हैं। बहुत सही बात कही है माया एंजेलो जी द्वारा। अरे हम तो अपने खर्चे निकालते हैं बस, मगर हम जो दान देते हैं उससे हम किसी की ज़िंदगी बनाते हैं। और आज का लेख हमारे सामने दृष्टि डाल रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक दबदबा के बारे में, और यह लेख लिखा है अरविंद कुमार साहब द्वारा। हालांकि भारत अब भी इस बात को लेकर दृढ़ संकल्प है और मजबूती से महसूस करता है कि परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया में ही उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हित सबसे अच्छी तरह सुनिश्चित हो सकते हैं। मगर उभरती भू राजनीतिक गतिशीलता कुछ इस तरह की है कि उसमें उसे अपनी रक्षा तैयारियों को पुख्ता करने की ज़रूरत है। बहुत सही बात कि हम भले ही कितना कहें कि हम वॉर के ख़िलाफ़ हैं, हम पीस पसंद करते हैं, खासकर हम दूर रहना चाहते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से, मगर हम फिर भी न्यूक्लियर सबमरीन्स जैसे INS अरिघात जैसे युद्ध सामग्रियों को भी तो इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत है। हमारे अच्छे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पोखरण 2 के बाद भारत की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, इसलिए अब उसने 2003 में अपने परमाणु सिद्धांत को औपचारिक रूप दिया। तो उसने स्पष्ट रूप से कुछ सिद्धांत भी बनाए। परिवर्तन करती है भारत अपनी नीतियों को लेकर। आगे बढ़ते हैं। हमने समय नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी लाए थे। क्या लाए थे? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मतलब हम रखेंगे अपने पास हथियार, परमाणु हथियार हम अपने पास रखेंगे, घातक हथियार हम अपने पास रखेंगे, मगर हम उनका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम उनका इस्तेमाल तभी करेंगे जब हमारा जो ओपोनेंट है, जो भी है, वो हम पे अटैक करेगा। तो नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी हम पहले नहीं करेंगे, हम तभी करेंगे जब दूसरा हम पे करेगा। मतलब ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती कट्टा लिए घूम रहे हैं और है ना हवा में फायरिंग करे पड़े हैं। हमने क्या कहा भाई, अगर हमारे ओपोनेंट ने हम पे फायर करा, अगर हमारे ओपोनेंट में, तो हम भी फायर कर देंगे। तो फिलहाल भारत का यही स्टैंड है परमाणु हथियारों को लेकर, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, है ना। भारत परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला वह पहला देश नहीं होगा, और इसने इस बात पर भी जोर दिया कि गैर परमाणु हथियार संपन्न देशों के खिलाफ वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कभी नहीं करेगा। भारत के परमाणु सिद्धांत में त्रिकोणीय क्षमता हासिल करने की भी बात की गई है।
इसका अर्थ है वही अपनी परमाणु अभिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए 3 चरणों जल, थल और वायु आधारित जल, थल और वायु आधारित संपत्तियों हासिल करेगा। मतलब भारत भले ही देखिए बिल्कुल पीसफुल नेशन है, भारत कभी किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहता, ना भारत ने कभी करा है, मगर भारत ने कह रखा है कि हमें अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। इस बदलते दौर में ताकतवर रहना ज़रूरी है। यहाँ यह बात जोर देकर कही जानी चाहिए कि भारत के पहले उपयोग ना करने के सिद्धांत को पूरा करने के लिए उसे एक मजबूत और ठोस समुद्र आधारित परमाणु अभिरक्षा ढांचे की जरूरत थी। इसलिए हमने INS अरिगात और कई कई सबमरीनों को अपने बेड़े में शामिल करा। किसी भी संभावित घटना की स्थिति में थल और जल आधारित दोनों ही संपत्तियां अत्यधिक असुरक्षित रहते हैं। यो भी विश्वसनीय समुद्र आधारित क्षमता ही दूसरी मारक क्षमता प्रदान कर सकती है। इसी संदर्भ में भारत ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी हासिल करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। ये सब बातें हैं। सबमरीन हमारी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, बैलिस्टिक सबमरीन्स हैं, बहुत कलवरी क्लास सबमरीन है। अगर आपको जानना है सबमरीन के प्रकार क्या होते हैं, इनमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से इनके नाम दिया जाता है। तो हमारे पे कलवारी क्लास है, हमारे पे स्कॉर्पियन क्लास है। अभी क्या है, आप पढ़िएगा, कुछ अपने आप से भी अध्ययन करना जरूरी होता है ना। सारी चीज़ें अगर हम पढ़ा देंगे तो फिर बात ही क्या है। देखिए जितना अध्ययन खुद से भी करेंगे आपको उसका बेनिफिट हमेशा रहेगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती पैठ और हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके आक्रामक रुख को देखते हुए भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का समुद्री आयाम हमेशा से एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। चीन लगातार समुद्री क्षेत्र में स्थित स्थिति को बदलने का प्रयास कर रहा है। हिंद महासागर का 40% जल भाग भारत के हिस्से में आता है। भारत के हितों को सुरक्षित और अधिक से अधिक संरक्षित करने की आवश्यकता है। लेकिन जानते अपना को सुरक्षित नहीं रखेंगे तो बात मज़ा कैसे आएगा। भारत को अपनी समुद्र आधारित परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित रखते हुए त्रिकोणीय क्षमता को मजबूत करने के अलावा अपनी समुद्र क्षमताओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जल, थल, वायु हमारी त्रिकोणीय क्षमता नीति है। आगे बढ़ेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बड़ी भू राजनीतिक गतिशीलता के चलते भारत के लिए एक मजबूत और विश्वसनीय समुद्री आधारित परमाणु अभिरक्षा की जरूरत रेखांकित हुई है। चीन के पास वर्तमान में 6 ऑपरेशनल जिन क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं। मतलब चीन के पास 6 ऑपरेशनल, मतलब उनकी जो बढ़िया क्वालिटी वाली बैलिस्टिक मिसाइल की पनडुब्बियां हैं। वह अपनी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को उन्नत GL-3 SLBM से भी लैस कर रहा है। मतलब चीन अपनी सबमरीन्स को तकनीकीकरण के मामले में आगे ले जाया जा रहा है। मतलब सबमरीन प्रो मैक्स कर रहा है, सबमरीन मिनी, सबमरीन प्रो मैक्स। दूसरी ओर भारत की INS अरिघात में 4 लॉन्च ट्यूब हैं। इसमें 750 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 12 से 15 सागरिका SLBM या 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली 4 SLBM ले जाने की क्षमता है। मतलब हमारा अरिघात भी किसी से पीछे नहीं है। अरिघात एकदम दुश्मन को दिखा देगा कि असली अरिघात कौन है। भारत को केवल चीन को रोकने और उससे रक्षा करने की जरूरत है। चीन मुख्य रूप से दक्षिण चीन सागर और उसके बाहर अपने प्रभुत्व का दावा पुख्ता करने के लिए अधिक उन्नत परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इसी आर्टिकल से हमारे सामने कितने सारे मुद्दे हाईलाइट हुए हैं। सबसे पहला मुद्दा देखिए, हमें ना सीखना है हमें आर्टिकल से निकल के क्या आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। पहला निकल के ये आ रहा है कि भारत के व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ इंडिया। भारत का स्टैंड है क्या युद्ध को लेके और आक्रमण को लेके, क्या स्टैंड है भारत का। फिर भारत ने डिफेंस सेक्टर में क्या बेहतरी कर रहा है। तो हमने आपको बताया यहाँ पे त्रिकोणीय नीति है हमारी कि भारत जल थल और बताइए अब आप बताएंगे तो बता दूंगा अपने आप। इसके अलावा हमने यहाँ पे जानने का प्रयास करा था कि कैसे भारत ने नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी की बात करी है। नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी मतलब हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हमने जाना है कि कैसे चाइना ने 6 सबमरीन अपनी चिन क्लास सबमरीन
बेड़े में रखी हुई हैं जो कि बहुत ही बढ़िया क्षमता की हैं, मगर भारत भी कहीं पीछे नहीं है। भारत ने अरीघात को अपने बेड़े में शामिल करके उसको तकनीकों से लैस कर दिया है, जिससे हम भी किसी भी देश को जवाब दे सकते हैं। यहाँ आते आते हमें पता लगा कि भारत के सामने एक और चुनौती है, वो है साउथ चाइना सी में बढ़ रहे चीन के प्रभुत्व को। चाइना चाह रहा है कि ज़मीन से लेके आसमान से लेके, आपको पता है चाइना ने आसमान भी कब्जा करने की बात करी थी। अरे आपको नहीं पता, तभी तो मैं बता रहा हूँ, आप गूगल करिएगा। चाइना ने एक बार प्रस्ताव रखा था, आसमान बांट दो। आसमान तक बांटने की बात चाइना ने कर ली थी। फिलहाल चाइना ने 9 डैश लाइन, आप आज पढ़िएगा क्या है 9 डैश लाइन। साउथ चाइना सी का मुद्दा क्यों भारत के लिए भी खतरा है, और फिलीपींस जैसे देश बड़े परेशान हैं चाइना से। जितने भी साउथ चाइना सी में आते हैं बहुत चीज़ें हैं। चाइना असल में बड़ा देश है ना, आर्थिक मजबूत है तो कब्जा करेगा ही। दबंग है बेसिकली ना, दबंगई कर रहा है। अगले लेख की ओर चलते हैं। प्रदूषित शहर। वायु प्रदूषण से बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। इससे पैदा होने वाली बीमारियों के खतरनाक स्तर पर तक पहुंचने जाने के तथ्य उजागर हैं। हम जानते हैं कि बीमारियां भी इससे बहुत होती हैं पॉल्यूशन से। कई मौक़ों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली सहित समीपवर्ती राज्यों को इस पर काबू पाने का निर्देश दे चुके हैं। सरकारें इससे पार पाने के लिए अनेक उपाय आजमा चुकी हैं, मगर हकीकत की यही है कि शहरों की वायु गुणवत्ता सुधारने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही गई है। एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मुताबिक देश के 100 प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 24 में से 15 शहर सर्वाधिक प्रदूषित पाए गए हैं। इनमें फरीदाबाद सबसे प्रदूषित शहर है। मतलब अभी हाल ही में ये रिपोर्ट जो आई थी, इसे पता लगा था कि फरीदाबाद बहुत प्रदूषित है। वहाँ PM 2.5 का स्तर 103 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक दर्ज किया गया है, जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार ये 5 माइक्रोग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। दिल्ली और हरियाणा बॉर्डर पे तो हम जानते हैं ज़्यादातर घनी आबादी होने के कारण, उद्योग होने के कारण पोल्यूशन है। सरकारों को उसमें ध्यान देना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों और वाहनों का धुआं वातावरण को तेज़ी से प्रदूषित कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में जब हवा संघनित होकर पृथ्वी की सतह के पास सिमट जाती है तो प्रदूषण और घना हो जाता है। अभी देखना, सर्दी आएगी आपको दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन मिलेगा। उस वक्त लोगों का सांस लेना दूभर हो जाता है। दिल्ली में तो इस समस्या के चलते स्कूल कॉलेज तक बंद करने पड़ जाते हैं। ये भी समस्या है। वायु प्रदूषण किसी क्षेत्र तक सीमित रहने वाली समस्या में नहीं है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो दिल्ली पर भी उसका प्रभाव आता ही है। बहुत समस्या है वायु प्रदूषण की भारत में इस समय, और विश्व में भी है, मगर हम पहले चिंता अपने देश की करेंगे, भारत की। यह आर्टिकल है, कैसे ये आर्टिकल आप पढ़िएगा। हमने आपको कुछ आर्टिकल पढ़ा दिए, कुछ आर्टिकल आप पढ़िएगा। ये आर्टिकल बेसिकली विकिपीडिया को लेकर है। कोर्ट ने कह दिया अगर हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो भैया देश छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। असल में थोड़ा सा ना सोशल मीडिया का आजकल बुरा दौर चल रहा है। अमेरिका से लेके यूरोप तक, यूरोप से लेके इंडिया तक, हर कोई ना व्हाट्सएप, टेलीग्राम, एक्स, विकिपीडिया, हालांकि विकिपीडिया सोशल मीडिया नहीं है, मगर टेलीग्राम, इन सब पे ना कंट्रोल करना चाह रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, वक्त आता जाता रहता है। टाइम फ्लाइज। देश के पास सिर्फ 4% ताज़ा पानी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये सिंगापुर में है अभी आजकल, क्षमा चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने असल में गुजरात में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना लॉन्च करी है। मैंने इसके बारे में ना आप ना एक यूट्यूब पे ना कम्युनिटी विजिट करा करो। तो यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो एक एक ऐसे ऐसे बन के आता है ना, वीडियोस, शॉर्ट्स, और ऐसे कुछ आता है। तो यहाँ कम्युनिटी का भी आता है पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट करते हैं तो बड़े ऐसे स्क्वायर शेप में पोस्ट होते हैं। तो यहाँ मैंने इसके बारे में कवर करा हुआ है। ये ना जल संचय जन भागीदारी, ये गुजरात में ना रेन वाटर हार्वेस्टिंग का शुरुआत करा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। ताज़ा पानी तो हमें सप्लीमेंट करना ही पड़ेगा यार, ये भी आप पढ़िए खुद।
बाकी पोप फ्रांसिस अभी इंडोनेशिया में थे, फिर टिमोर लेस्टे जाएंगे, पापुआ न्यू गिनिया जाएंगे। शुक्रवार को इंडोनेशिया के जकार्ता सकारनो हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय अड्डे से रवाना होने से पहले पोप फ्रांसिस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो अभी असल में ये एशिया दौरे पे हैं अपने पोप फ्रांसिस, जो कि समय समय पे करते रहते हैं, मगर ये बहुत लंबे समय बाद कोई पोप आपके साउथ एशियन देशों में आए हैं। बहरहाल अपनी मेडल टैली देख लेते हैं। चलो पैरालंपिक्स में क्या चल रहा है। 26 मेडल भारत के पास आ चुके हैं और टॉप पे चल रहा है चाइना। 170 मेडल चाइना के पास है। अच्छे से रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए हैं वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर विज़िट करिएगा और कल फिर आइएगा और डेली विज़िट करते रहिए, वेब वीडियोज़ को देखते रहिए। हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके यहाँ पे डेली आने से। धन्यवाद।